स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कमर्शियल फिल्मों के अंदर आमतौर पर तशद्दुद या सेक्स का सहारा क्यों लिया जाता है, उसकी इस कदर भरमार क्यों होती है। इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले जरूरी है कि दो गलत फहमियों का अजाला किया जाए। एक गलत फहमी तो फिल्में बनाने वालों की जानिब से फैलाई जाती है और जो आम तौर पर बहुत से लोगों के जहन में भी मौजूद है, वो ये कि स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है ऑडियंस वही देखना चाहते हैं। वो टेलीविजन के नाजरीन हो, वो फिल्म के शायकीन हो। जब कोई फिल्म मकबूल हो जाती है तो साबित ये किया जाता है कि देखे अवाम यही देखना चाहते हैं। और बहुत सी फिल्में जो मकबूल होती हैं उनमें हम देखते हैं कि तशद्दुद और जिनसियात का अमल दखल काफी ज्यादा होता है। मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक ये कहना कि जो दिखाया जा रहा है लोग यही देखना चाहते हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ पर मबनी एक बयानी है। देखिए, बात यूं है कि आर्ट और अदब को उसके ज़ौक़ को तश्कील देना पड़ता है, उसको जिला बख्शनी पड़ती है। अंग्रेजी इस्लाम इसको कहते हैं टेस्ट को कल्टीवेट करना। बाज़ोक नाजरीन, बाज़ोक कारेइन, बाज़ोक फिल्मों के शायकीन तभी वजूद में आएंगे, एक इन्फॉर्म्ड ऑडियंस तभी तश्कील पाएगी जब एक म्यारी आर्ट तख्लीक होगा। कमर्शियल फिल्मों के नज़दीक चूंकि महज मुनाफा कमाना होता है, इसलिए उन्हें बाज़ोक ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी, जब मैंने स्क्विड गेम्स के ऊपर तबसरा किया था, तो उसमें मैंने बात की थी कि तशद्दुद और सेक्स सनसनीखेजी के हथियार हैं और सनसनीखेजी के लिए आपको किसी इल्म, किसी दिमागी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप उसको देखें, आपको दुनिया भर में समझ आ जाएगा कि ये तशद्दुद हो रहा है। या जिनसियात के मनाजिर लातीनी अमेरिका में देखे जाएं या अफ्रीका में या ईस्ट एशिया में, वो उसको समझने के लिए किसी इल्म की, किसी पस मंज़र की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा पाकिस्तान टेलीविज़न की मिसाल लीजिए। कहा यह जाता है कि, और दुरुस्त तौर पर कहा जाता है कि 70 और 80 की दिहाई में या किसी हद तक 90 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न पर बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया जा रहा था। मेरा ख्याल है कि अगर उस तरह का ड्रामा आज के हम चैनल और ARY और जियो वगैरह पर पेश किया जाए तो बहुत से लोग उसको देखेंगे भी नहीं। उस वक्त दो वजह से अच्छा ड्रामा बन रहा था। एक ये कि PTV के ऊपर ड्रामा आप स्पॉन्सर्स के लिए या कमर्शियल इश्तिहारात देने वाली कंपनियों के लिए नहीं बना रहे थे, आप नाजरीन के लिए बना रहे थे, आप पाकिस्तान के शहरियों के लिए बना रहे थे। बीच में मुनाफे का एलिमेंट नहीं था। दूसरा ये कि उस वक्त जो ऑडियंस थी वो भी एक इन्फॉर्म्ड बाज़ोक ऑडियंस थी। आज आप उस तरह के ड्रामे अपने चैनल्स पर चलाएं, वो नाकाम हो जाएंगे और ऐसे ड्रामों को हम टीवी, ARY, जियो या दीगर जो इंटरटेनमेंट के चैनल हैं वो खुशामदीद नहीं कहेंगे। उनको सिर्फ ऐसे ड्रामे चाहिए जो मकबूल आम हो सके। सास बहू की लड़ाइयां दिखाते रहो, क्योंकि उसको समझने के लिए किसी ज़ौक़ की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बाज़ोक ऑडियंस तरतीब देने के लिए फिल्म बनाने वालों को, आर्ट पेश करने वालों को दिमाग लड़ाना पड़ता है, मेहनत लगानी पड़ती है। और अगर आप तख्लीकी खेल पेश करें तो वो एक तरह से रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। मुमकिन है एक बहुत अच्छा आर्ट का खेल लोगों को पसंद ना आए, और इसकी बेशुमार मिसालें हैं। बहुत सी अच्छी फिल्में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बनी वो या तो फ्लॉप हो गई या उनके मकबूल होने में काफी देर लगी, क्योंकि लोगों का ज़ौक़ शायद उनको कबूल नहीं कर रहा था। ये बात हमें एक और हवाले से भी समझनी चाहिए कि आज के दौर में खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे क्यों मकबूल हो जाते हैं। वजह यह है कि खलीलुर रहमान कमर उसी तरह का सफ़ी अदब तख्लीक करता है जिस तरह के सफ़ी अदब के लिए आगे ऑडियंस मौजूद है। आज अगर आप दोस्तोविस्की के किसी खेल को टीवी स्क्रीन के ऊपर पेश करें, जैसा कि PTV दौर में किया गया, या आप उर्दू के बड़े बड़े अदीबों के अफसानों पर मबनी कहानियां चलाएं,
उनको ड्रामाई तश्कील दें तो उनके कामयाब होने का इम्कान काफ़ी कम है। दूसरी गलत फहमी ये फैलाई जाती है कि ऑडियंस बहुत समझदार होती है, ऑडियंस अच्छे बुरे का फैसला खुद कर लेती है। ये बिल्कुल एक बेकार की थ्योरी है। मीडिया स्टडीज में इसको ऑडियंस थ्योरी कहा जाता है। मैंने अपनी किताब मीडिया इंपीरियलिज्म इन इंडियन पाकिस्तान में किसी हद तक इस पर बात भी की है। ये थ्योरी पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स ने मगरिब की यूनिवर्सिटियों के जरिए पूरी दुनिया में मशहूर की, और इस यूनिवर्सिटी को दुनिया भर में अब एक अकीदे की शक्ल हासिल हो चुकी है। ये थ्योरी पेश करने वाले एक इसराइल के पीएचडी कैंडिडेट थे, और उनके सुपरवाइजर जो अमेरिका में ने उनको पीएचडी करा रहे थे, उन्होंने इस पीएचडी मकाले को किताबी शक्ल में छापा, और ये थ्योरी एक तरह से बहुत तेजी के साथ एक लाजमी जुज बन गई मीडिया स्टडीज के तमाम डिपार्टमेंट्स में, वहां के निसाबी सरगर्मियों का। इस थ्योरी में यह कहा जाता है, और पहले मैं इसका थोड़ा सा मकसद भी बताना चाहता हूँ। इस थ्योरी पेश करने का मकसद ये था कि मीडिया इंपीरियलिज्म की थ्योरी को गलत साबित किया जाए। 70-80 की दिहाई में मीडिया स्टडीज के अंदर मीडिया इंपीरियलिज्म एक मकबूल आम थ्योरी थी। उस थ्योरी के मुताबिक उसके बहुत से हिस्से थे, लेकिन उसके मुताबिक बहुत से स्कॉलर्स ये दलील पेश कर रहे थे कि जब हॉलीवुड की फिल्में, जब मगरिब के ड्रामे थर्ड वर्ल्ड में जाते हैं तो वो सकाफती साम्राज्य की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन दो स्कॉलर्स ने अपने रिसर्च के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि देखो, हॉलीवुड की फिल्में दुनिया भर में देखी जाती हैं, वो इसलिए भी देखी जाती हैं कि दुनिया भर के लोग उनको अपने अपने हिसाब से समझते हैं, और फिर सिनेमा को फिल्म की जरूरत है। ये डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, और ये कि ऑडियंस लाजमी नहीं फिल्म में, ड्रामे में, आर्ट में जो पैगाम दिया जा रहा है उसको कबूल कर ले, उसको रद्द भी कर देते हैं। तो ये मीडिया साम्राज्य की शक्ल नहीं है। हॉलीवुड या बरतानिया बीबीसी के ड्रामे या फ्रेंच प्रोडक्शंस जब वो फ्रेंच कॉलोनीज में जाती हैं, तो ये कोई कल्चरल इंपीरियलिज्म नहीं है। ये आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस बहुत समझदार है। हकीकत ये है, जैसे कि मैंने पहले किसी हद तक बात की, कि ऑडियंस तश्कील दी जाती है। ये एक तरह से ऑडियंस और मीडिया एक तरह से म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग ताकतें होती हैं, लेकिन इसमें मीडिया के पास ज्यादा पावर है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे किसी गांव में एक ऑडियंस जो कभी स्कूल भी नहीं गई, जिसका बहुत ज्यादा इल्म भी नहीं है बाकी दुनिया के बारे में, उसकी ताकत और बीबीसी की ताकत एक बराबर है। हम देखते हैं कि दुनिया भर में मीडिया का एक जबरदस्त असर होता है। उसका एक आसान सा, उसके हक में एक आसान सी दलील ये दी जा सकती है कि हर साल दुनिया के लगभग हर मुल्क में अरबों खरबों रुपया इश्तिहारों पर खर्च किया जाता है। जाहिर है इन इश्तिहारात का कोई नतीजा निकलता है। जाहिर है दुनिया भर के सियासतदान, हुकूमतें अरबों खरबों रुपया मीडिया में और अब सोशल मीडिया में अपनी प्रमोशन पर खर्च करते हैं। तो इससे साबित यही होता है कि मीडिया में दिया जाने वाला पैगाम असर रखता है। ये दुरुस्त है कि बाज़ औक़ात ऑडियंस बाज़ पैगामात को रद्द कर देती है। आप रोज शाम को देखते होंगे कि बाज़ औक़ात स्क्रीन पे जब कुछ खबरें आती हैं या ड्रामा देखते हुए जब कोई किरदार लोगों को नापसंद आता है तो लोग उसको बुरा भला बोलते हैं, उसी वक्त बुरा भला बोलते हैं। तो ये इस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जानिब बेशुमार ऐसी रिसर्च मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये थ्योरी बिल्कुल एक नजरियाती नुक्ता नजर से और तहकीक और दलील के नुक्ता नजर से भी गलत है। अब आइए जो असल मौजू था इस प्रोग्राम का, उसकी तरफ, कि फिल्मों में तशद्दुद और सेक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वजह यह है कि सेक्स के मनाजर देखने के लिए या तशद्दुद देखने के लिए किसी सूझबूझ, इल्म और सियाको-सबाक जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कभी तर्जमे का काम किया हो तो आपको अंदाजा होगा कि लतीफ़ा और शायरी, इनको तर्जमा करना बहुत मुश्किल होता है। या आप कभी किसी दूसरे मुल्क में गए हो और आप वहाँ के लोगों को अपने मुल्क की शायरी या लतीफ़ा तर्जमा करके सुनाना चाहते हो, तो या तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी, या हो सकता है, गालिब इम्कान है
کہ دوسرے کلچر کے لوگوں کو آپ کا لطیفہ اور شاعری اچھے سے سمجھ میں نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری اور مذاق سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کا جاننا بہت ضروری ہے، اور سیاق و سباق سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم، بہت زیادہ تجربے کی ضرورت ہے. ایک اور مثال، جب میں 10ویں میں پڑھتا تھا تو غالب ہماری اردو کی کتاب میں شامل تھا، علامہ اقبال کی شاعری بھی شامل تھی، شاید ابھی بھی یہ ہو. میں اور میرے اکثر کلاس فیلو یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ غالب کو اتنا بڑا شاعر کیوں مانا جاتا ہے، یا علامہ اقبال کو اتنا بڑا شاعر کیوں قرار دیا جاتا ہے. علامہ اقبال کی نظریاتی وجوہات بھی تھی، ہمیں دونوں کی شاعری سمجھ نہیں آتی تھی. یہ بعد میں جا کے جب اردو ادب کا ذوق بہتر ہوا، علم تھوڑا سا وسیع ہوا، فلسفے اور شاعری کے تعلق کو سمجھنے کی عادت پڑی، تب جا کے اندازہ ہوا کہ غالب کو اتنا بڑا شاعر کیوں مانا جاتا ہے، علامہ اقبال کو اتنا بڑا شاعر کیوں مانا جاتا ہے. یہ بات ہم شیکسپیئر، گوئٹے، دانتے اور دنیا بھر کے دیگر بڑے شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. آپ شیکسپیئر کسی میٹرک کے یا مڈل میں پڑھنے والے طالب علم کو دے دیجئے، وہ کہے گا اس نے کیا لکھا ہے، یہ کیوں اس کو بڑا ادیب مانا جاتا ہے. گویا ایک معاشرے میں ایک بازوق آڈینس تبھی تخلیق پاتی ہے جب ریاست اور حکمران طبقے یا سول سوسائٹی کی بڑی بعض تنظیمیں عوام کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، جس میں بازوق مہذب شہریوں کی تشکیل ایک اہم ترین تعلیمی مقصد ہوتا ہے. اس میں وقت لگتا ہے، توانائی لگتی ہے، وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں. کمرشل آرٹ یا دیگر کمرشل وینچرز صرف وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہ منافع کمانا چاہتے ہیں. ان کے لیے ایک انفارمڈ، ایک بازوق آڈینس تشکیل دینا اہم نہیں ہوتا، اور اس منافع کے حصول میں آسان ترین طریقہ ہے سیکس کا استعمال کرنا اور تشدد کا استعمال کرنا. اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ.